तो मैं कमांडर शिव माथुर हूँ, आपसे बात हुई थी वृंदावन से। आपने बोला 10 बजे आप आ जाना, मीटिंग है हमारी, उसमें आप भी आ जाइएगा। अच्छा 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 जी। भाई को कुर्सी लाओ, आप यहाँ जाओ ना, बैठो। वो आएंगे वो टावरी जी। अच्छा अच्छा। आने 10 बजे मीटिंग है। टावरी जी जो IAS थे ना। हाँ कमल टावरी। हाँ तो आने वाले कमल टावरी जी आएंगे। मैं उनके साथ में एक बार राजस्थान गया था और ये मेरे को मिले थे लंदन में। हाँ उनकी पत्नी शीला माता जी लंदन में, मैं वहाँ वृंदावन से आए। हाँ तो वृंदावन भक्ति का संगम, ज्ञान का संगम और योग का संगम है। ये जो है उत्तराखंड तो है योग का, बहुत महान है भाई। और वृंदावन तो फिर कहना कर उधो मोए ब्रज बसरत नाई। 7.5 ग्राम लड्डू नहीं बन पाए तो हमारे पास मशीन नहीं है बनाने वाली। क्रोमोसोम्स में क्रोमोनेमेटा, क्रोमेटोफोर्स और क्रोमेटोफोर्स पर जीन्स होते हैं। और जीन्स की जो कोडिफाइड लैंग्वेज है वो उसका स्ट्रक्चर है। जीन किस तरह से उस पर क्रोमेटोफोर पर किस तरह से लगे हुए हैं। कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई गोल है, कोई जो है तिकोना है, कोई चौकोर है, कोई ज़्यादा बजनीला है, कोई कम बजनीला है, कोई तिरछा रखा है, कोई सीधा रखा है, किसी की दूरी कम है, किसी की ज़्यादा है। ये सब चीज़ जो है एक लिपि है, ये हर चीज़ उसकी इंफॉर्मेशन देती है। ये जेनेटिकल जो कोड है ये पूरी लाइफ की सूचना देती है घटनाओं में, वो आपकी सेल्स में मौजूद है। उसका जो स्ट्रक्चर है, मैप है, वो ये रेखाएं जो है ये उसका मैप है। जो आदमी ने सही तरीके से परख लेगा वो आपकी पूरी जीवन की घटनाएं बता सकता है। ये घटना होने वाली, ये मैप है। वही गुरुजी छन छन मन देखते हैं तो बताते हैं। ऐसा मुझे मैंने कहीं सुना। ये सुना नहीं, ये सत्य है और सत्य ही नहीं, ये पूर्णतः सत्य है। और उसका बेस क्या है, आधार क्या है? गुण और कर्म, नक जाति। क्योंकि ये ज्ञान और उपदेश का मामला ब्राह्मणों के हाथों में रहा तो लोभवश मोहवश उन्होंने इस आधार को जातिगत रखा, जबकि जात का उसमें लेस भी नहीं है, गुण और कर्म के आधार पर। ऐसा परमात्मा ने, भगवान ने कहा है। और फिर आगे उसको व्यवहार में वहाँ के विद्वानों ने मुझे पुस्तकों का आधार दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म पढ़ा भी, हमारे तो वेद में ज्ञान कांड और कर्म कांड 2 ही है बस, धर्म और गुण और कर्म 2 ही है। हाँ। और कुछ है ही नहीं। असल में वेद तो वही है, उपनिषद भी वही है। नहीं, आप इस बात को विचार से देखें। एक ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण जो है पागल हो गया है, बुद्धिहीन है, मंद बुद्धि है, संध्या नहीं करता है, कुकर्म करता है। उसे आप कब तक ब्राह्मण धोते रहोगे उसका भाई? उसको जो करना है वो तो नहीं कर रहा। उसको असल में न कर्म है न गुण है। खाने में हमने दाल चावल बना रखी, खिचड़ी बना, दाल चावल बढ़िया है, सब्जी रोटी। ठीक है। हाँ। तो अब आप देखिए, क्या ब्राह्मण कहेंगे आप? एक क्षत्रिय है, उसका एक पैर कटा हुआ है, एक हाथ कटा हुआ है, और टीबी का मरीज है, कैंसर उसके हो रहा है, वो अपनी रक्षा कर नहीं पा रहा है। आप रक्षा क्या करेगा भाई? क्या आप क्षत्रिय कहोगे? एक वैश्य है, भूखा मर रहा है, अपना भरण पोषण कर नहीं रहा है, दूसरों क्या करेगा? वो वैश्य हो सकता है। एक शूद्र है,
जो वेद पाठी है, रोजाना संध्या वंदन करता है, विद्वान है, ब्रह्म की उसे ज्ञान है, उसे आप कैसे शूद्र कह सकते हो? किसी भी जाति में कोई भी पैदा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय हो सकता है। ये जाति का धर्म हो तो, गुण धर्म हो तो, गुण धर्म के आधार पर है। वर्ण तो कर्म के हिसाब से बनाए गए थे। यही उन्होंने काशी मैं के तो यही दशाश्वमेध बात घाट पर कहा। सिद्ध करके आया ना, हाँ, और तब मैं अपनी बातों को कह रहा हूँ। अच्छा, मैंने तो बहुत वीडियोस में बात कही है भाई। ये तमाशा करके तुम लोग गलत परंपरा को क्यों जन्म दे रहे हो? इसीलिए इसी पागलपन की वजह से ये शूद्र जिन समझने वाली जातियां का इन हिंदुओं से मतलब विद्वेष हो गया, द्वेष हो गया। और बहुत से बौद्ध बन गए, शोषण कर बहुत से जो है ये ईसाई बन गए, क्रिश्चियन बहुत से मुसलमान बन गए। इसलिए बदल गए वो लोग, इसीलिए आज तो ये गलत परंपरा डाली इन लोगों ने। आज ईसाई धर्म के परिवर्तकों ने जिस इसका तरह फायदा से उठाया। समाज में जिन जगहों पर आबादियां नहीं थी एक भी ईसाई की, वहाँ पर बड़े बड़े चर्च बन रहे हैं। काशी में बहुत बड़ा विरोध गुरुजी ने किया बट है। आप बहुत बड़ा आप ये देखिए, विदेश में क्रिश्चियनिटी छोड़ रहे हैं लोग। अब फ्रांस वगैरह जैसे देश में क्रिश्चियनिटी को मानते नहीं लोग, चर्च जाते ही नहीं है। मैं तो पोलैंड में रह रहा था 3 साल, अभी 21 में आया हूँ, वहाँ भी चर्च नहीं जाते लोग। पोलैंड बहुत कैथोलिक कंट्री है। वहाँ के लोग, क्योंकि वहाँ के जो पादरी लोग हैं वो उनको कुछ समस्याओं का कोई समाधान दिया नहीं। अब उनके जब समस्याएं का समाधान नहीं मिलता वहाँ, तो हमने कहा मैं फिर क्यों जाऊँ। यहाँ की गरीब अभी चर्चा की थी हमने कि जो भोजन के बारे में चर्चा की, सात्विक, राजस और तामस, इनका जो रिजल्टेंट है, परिणाम है, उस पर विचार करें। तो जो खाना हम खाते हैं, दूषित आहार अगर हम करते हैं, तो उस दूषित आहार से आपका जो रस बनेगा वो दूषित रस, और दूषित रस में अनेकों रोग, दूषित रस के अनेकों रोग हैं। उससे रक्त भी दूषित होगा, तो रक्त संबंधी अनेकों रोग हैं। उससे फिर आपका मेद बनेगा, मेद से संबंधित अनेकों रोग हैं। ऐसे अस्थि के रोग हैं, ऐसी मज्जा के रोग हैं, ऐसी शुक्र धातु के रोग हैं। तो इनका संबंध सीधा सीधा आहार और विहार से। जब शुक्र क्षय होता है गलत तरीकों से, तो वो भी अनेकों रोगों को जन्म देता है। प्रतिलोम क्षय होता है, प्रतिलोम क्षय। ये तो क्षय इधर से होता है, रस से, रक्त, रक्त से मांस। एक उधर शुक्र से, मज्जा, मज्जा से उल्टा चलता है। वो बहुत घातक है। एक तो ये कारण है आहार। दूसरा कारण ये है तो आहार नहीं बोली कि एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में, तो बहुत इम्पोर्टेंट है म्यूकस मेम्ब्रेन। उसके 3 बहुत बड़े काम हैं। एक काम है उसका, जो हमारे यहाँ एसिड बनता है HCl, बड़ा ही कंसंट्रेट है, पेट में जो बनता है, उसे अगर यहाँ डाल दोगे तो यहाँ घाव कर देगा, जला देगा, फपोला डाल देगा। लेकिन वो इतनी मुलायम हाथ में रखा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने यही म्यूकस मेम्ब्रेन दी है, उससे सुरक्षित होता है। दूसरा उसका काम यह है कि उसकी इंटेलिजेंट है वो मेम्ब्रेन, कि सिर्फ जो हमारे बॉडी के लिए उपयुक्त सार चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं, धातुएं हैं, उन्हीं का फिल्ट्रेशन करके बॉडी को देती है। जो हमारे बॉडी के लिए उपयुक्त नहीं उन्हें आगे को ढकेल देती है। और तीसरा काम इसका ये है कि वो चिकनी बहुत होती है, तो मल को आगे धकेलने में काम करती है। अगर ये इंटरप्ट हो गई है, स्क्रैच हो गई है, या उसमें पोर हो गए हैं, बात हो गए हैं, कहीं से गल गई है, घुल गई है, तो उससे आपको अनवांटेड एलिमेंट्स भी आपके शरीर में जा रहे हैं। तो ये दूषित जो रक्त है, दूषित जो रस है, ये रक्त में मिलकर के पहले हार्ट में, हार्ट से फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर हार्ट में, फिर हार्ट से लिवर में जाता है।
अब रक्त के साथ ये शामिल हुआ है आपका रस, तो यहाँ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, यानी उसको फिर से छाना जाता है, खून को अलग कर दिया जाता है, रस को अलग कर दिया जाता है। अब इस रस की पकाई होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स होती है ना, वो पकाई चूल्हे मानो उसे एनर्जी के वो है, तो वहाँ जो पकाई हुई तो इसमें से उस रस में से कुछ पक जाता है, कुछ कच्चा रह जाता है। जो पक गया वो अगली धातु में बनाता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से इस तरह से बढ़ा दिया, और कुछ एनर्जी लिबरेट करता है जिससे बॉडी को तत्काल जरूरत होती है, और कुछ कच्चा रह जाता है उसे फिर वापस करता है बॉडी, लिवर उसे वापस करता है, फिर इंटेस्टाइन में आता है, और वहाँ फिर वो एंजाइम्स मिलते हैं और भोजन में फिर एसिमिलेशन होता है। वो एंजाइम्स मिल करके फिर उसी रास्ते में फिर वो पहुंचता है लिवर में अगेन। अब उसी तरह से फिर पकाई होती है उसकी, तो उसमें से कुछ पोर्शन पक जाता है और फिर कुछ कच्चा रह जाता है। जो अब कच्चा रह गया वो वाला, वो फिर आंव में तब्दील होता है। वो आंव ही सबसे बड़ा खतरनाक है, वही टॉक्सिन है, वही कोलेस्ट्रॉल है। जैसे पानी गाढ़ा हो गया ना, गाढ़ा, जैसे साबुन पानी घोल दो आप तो गाढ़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है पानी, इसी तरह से उस ब्लड में वो शामिल हो जाता है। तो एक छोटी आंत में हो, ये बड़ी में रहता है, जो इसको आधुनिक वाले शायद लीकी गट कुछ नाम देते हैं। लीक गट तो म्यूकस मेम्ब्रेन, अच्छा, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में कंप्लीट, जहाँ भी सक्शन होता है वहाँ पर। अब वो जो आंव बन गया, ये आंव ही खतरनाक है, यही ब्लड प्रेशर बनाता है। गाढ़ा हो गया, खून गाढ़ा हो जाता है, और ये जब एक्यूमुलेशन करते 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 वहाँ टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो ये अनेक रोगों का एक संगठन है। इसी क्रम में बनता है कैंसर, इसी क्रम में डायबिटीज बनती है, और डायबिटीज से जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखते हैं आप, वो सब अनेक रोग जो प्रकट हो रहे हैं, वो उन सब रोगों का जोड़ है। आंखें खराब होंगी, आपके पैर में परेशान हो, सड़ने लगते हैं पैर, और सभी चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, सब वाइटल पार्ट्स खराब होने लगते हैं। तो इन सब रोगों का ये कलेक्शन। तो इसके लिए देखिए, किसी भी रोग को ठीक करने के लिए आपको 4 स्टेजेस में गुजरना होगा, कोई भी क्रोनिक डिसीज क्यों न हो। सबसे पहला है डिटॉक्सिफिकेशन, जिसे हमारे आयुर्वेद में कहते हैं संशोधन, और परिणामी तरीके से कहो तो इसे पंचकर्म, पंचकर्म से ये टॉक्सिन सफाई होती है। तो पहला स्टेप है संशोधन, दूसरा है संशमन, यानी मेडिकेशन, मेडिसिन दी जाती, और तीसरा है डाइट मैनेजमेंट, से आहार, जो मैंने बोला था आहार, और चौथा है विहार, यानी लाइफ स्टाइल। इन 4 को संयमित कर लीजिए, दुनिया का कोई रोग शरीर में नहीं रहता। आहारचर्या जो आपने पहले बताई वही चर्या होगी। बिहार का मतलब योगिक क्रिया, संयम, सुख धातु को संरक्षण करना शरीर में। एक और मायना है, अगर आप जरूर इसीलिए चर्चा हो रही है। हमारा जो शरीर है वो तो एक मशीन की तरह है, उसके अंदर की साइंस पूरी है कि कौन सा सिस्टम कैसे काम करता है, और जब शरीर में जो आप इनपुट दोगे वैसे ही बाहर उसका निकलेगा। अब इनपुट उसमें मैंने जो मेरी समझ है उसमें 2 तरह के इनपुट हैं, एक तो हम जो आहार लेते हैं और एक लाइफस्टाइल तो है ही। लाइफस्टाइल तो ओवरऑल उसको कवर कर लेती है। एक आप आहार ले रहे हो, दूसरा आप विचार, आपके विचार कैसे हैं, क्योंकि हमारा मेरी समझ है कि ये मस्तिष्क जो है ना, दिमाग है ना, जो माइंड है हमारा, वो बॉडी पे एक्ट करता है सबसे ज़्यादा। अगर आपके दिमाग पे चिंता है तो चिंता का जो
असल में उसका जो फाइनल आउटपुट आता है वो अपने ऑर्गन्स पे ही आता है, क्योंकि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो सारे, हमारा दिमाग एक सीपीयू की तरह है, वो सारा कंट्रोल कंप्यूटर के सीपीयू की तरह उसको कंट्रोल कर रहा है सारे ऑर्गन्स को। अगर हमारा दिमाग ठीक नहीं है तो हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग में इफेक्ट आएगा। तो ये एक इनपुट ये है कि पूरा मट्ठा हो रहा है। कि हम क्या अंदर दिमाग में ले रहे हैं और दूसरा और खा मट्ठा। क्या रहे हैं। अगर खा हमारे बॉडी के विपरीत खा रहे हैं तो दोनों चीजें आपको करेंगी, और इस दोनों को लाइफस्टाइल ही बोलते हैं। लाइफस्टाइल मतलब कि आप खा क्या रहे हो, विचार क्या कर रहे हो, व्यवहार क्या कर रहे हो, ये तीन चीज मिलना चाहिए लाइफस्टाइल होती है। कि आपकी बॉडी के टाइमिंग है, टाइमिंग के हिसाब से खा रहे हो, टाइमिंग के हिसाब से सो रहे हो, पर्याप्त मात्रा में सो रहे हो, पर्याप्त मात्रा में काम कर रहे हो, कर्म कर रहे हो। तो तीसरा इनपुट तो होता है हमारी फिजिकल बॉडी को क्या फिजिकल एक्सरसाइज की नीड है। एक्चुअली तीन चीज़ें हुई, तीन तरह के इनपुट हैं जो बॉडी को मिलते हैं हमारे अंदर। एक लॉजिकल वो है जो माइंड में आता है, और एक फिजिकल होता है जो आहार और एक्सरसाइज के रूप में आता है। अगर ये तीनों हमने मेंटेन नहीं किया तो सब गड़बड़ हो जाए। सोने को आप कितने खाते हैं, कितने घंटे एक मिनट? सोने के टाइम ये मैं अपनी खुद की धारणाएं जो सोचे हैं, जो मेरे अनुभव है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, मतलब ये सब गलत भी हो सकता है। सोने का तो होता है जब ऐसा लगता है कि बॉडी ऐसी बनाई गई, जब आप बॉडी जब सोती है, जब आराम करती है, तब वो सारा उसका हीलिंग का काम शुरू होता है। उसके सिस्टम सबसे अच्छे फुली बॉडी में यूज़ होते हैं। सोने का मतलब 6 घंटे भी पर्याप्त हो सकता है, 6 घंटे करीब सोना ठीक रहता है। अब वो तो कोई योगिक क्रिया से उसको बदलता है, क्या करता है वो तो पता नहीं, बट एक नॉर्मल साधारण आदमी को मतलब 6 घंटे तो सोना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में आराम चाहिए। आपने ज़्यादा काम किया तो आपको शायद थोड़ा ज़्यादा आराम करना पड़ेगा। तो शरीर को कितना आप यूज़ कर रहे हो, कितना रेस्ट दे रहे हो। खाली अगर यूज़ ही करते रहे, रेस्ट नहीं दिया, तो फिर वो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करेगा। तो मैंने मस्तिष्क पे बहुत शोध किया है कि दिमाग कैसे काम करता है, विचार कैसे पैदा होते हैं, और विचार कैसे हमारे को तूफान मचाते हैं, और उनको कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। मैंने इस पर पुस्तक भी लिखी है, पिछले साल 3 पुस्तक लिखी हैं। आप इसे बताएं कि विचारों को कैसे कंट्रोल किया। तो विचार का दिमाग कैसे काम करता है, विचार कहाँ से पैदा होते हैं। इनफैक्ट आपने भी इस बारे में चर्चा की है। मैंने आपका वही वीडियो देख के आपसे प्रेरित हुआ था, और विचार मिल रहे थे, इसलिए मेरे को स्वामी जी से मिलने का अभी सीधा वृंदावन से इसीलिए आया। तो विचार कहाँ से आते हैं? विचार हमारे कोशिश किया समझ ये आप मट्ठा ले लीजिए। ये ना है। स्वामी जी मैं अभी आया, वो चालक को देख के आता हूँ। चालक को भाई कुछ पिला दो, कुछ और है मट्ठा खत्म दे दो चालक के। अभी इसको ले। तो विचार की उत्पत्ति कहाँ से होती है? विचार की उत्पत्ति हमारी इंद्रियों से। हमारी इंद्रियां ही बाहर से प्रभावित है। आँख से हम नेत्रों से देख रहे हैं तो 5 इंद्रियां हैं हमारी, और उसके बाद हमारी मेमोरी भी है। जो चीज़ हमारे पहला इनपुट तो हमारे को जो लॉजिकल 5 इंद्रियों को भी बारे में आँख, कान, नाक, स्किन, और यही 5 है। आप आँख से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, नाक से सूंघ रहे हो, जो स्किन पे टच हुआ। तो हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन है, इनके थ्रू हमारा एक्सटर्नल कनेक्शन है। अरे ये बॉडी है एक मशीन की तरह, इसमें 5 सेंसरी ऑर्गन है जो बाहर से इनपुट ले रहे हैं। अब जैसे आपने देखा या सुना, उसके बाद वो एक सिग्नल आपका, एक्चुअली साइंटिफिकली वो सिग्नल आपके नर्व के थ्रू जाता है, जो एक इलेक्ट्रिक वायर की तरह है। उसमें ये एनर्जी फ्लो हो रही है। बाहर से जो भी देखा, तो ये मीडियम में भी एनर्जी है। वो जब हमने देखा तो वो कैसे उसका इमेज बनी, इमेज कैसे बनी, मतलब एक एग्जांपल है। तो जब वो सिग्नल गया, तो सिग्नल गया, हम उसको, उसका क्या आउटपुट आएगा, मतलब इनपुट है सिग्नल, तो जो भी इनपुट होता है उसका आउटपुट होता ही है। ये तो साइंस है, ये तो मेरे ख्याल से हर कोई मान लेगा। तो जब वो हमने जो देखा या सुना, और वो जब ब्रेन में गया, अब वो उसको कैसे प्रोसेस करेगा, ये चीज़ हमारी एक ब्रेन की प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है। अगर कोई बोलता है कि काली चीज़ गंदी है, कोई बोलता है काली चीज़ अच्छी है, ये हमारी जो प्रोग्रामिंग हो गई है बचपन में, जो कंडीशनिंग होती है, तो उसी हिसाब से अभी किसी ने सोचा काला गंदा है, उसको यही सुनाई आया, या सांप से डर लगना चाहिए, किसी ने नहीं सिखाया बचपन में सांप से डर नहीं लगना चाहिए, तो उसको उसकी ये कंडीशनिंग या प्रोग्रामिंग हो गई। उसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से वो हर सारे डिसीजन लेता है, उसी हिसाब से वो बताता है कि ये चीज़ गंदी है, ख़राब है, उसी हिसाब से उसके विचार फिर पैदा होते हैं कि किसी से डरना चाहिए, उससे डरना चाहिए, इससे डरना चाहिए। जो सिखा दिया गया वही कंडीशनिंग हो गई। तो वो जो जब
जो हमारी जो अपब्रिंगिंग है, ग्रूमिंग है, उसमें हमारी एक कंडीशनिंग हो जाती है। जो एनवायरनमेंट है हमारा, जो हमारी संगत होती है घर पे बाहर पे, उस हिसाब से हमारी एक लेवल पे जाके 10-15 साल में ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है कि फिर हमारा वो एक नेचर बन जाता है। उसी हिसाब से हमारी सोच बन जाती है, वही हमारी सोच हो जाती है। और भी है? अब वो जो सोच होगी उसके हिसाब से हमारे डर विचार है। होते हैं। है? नहीं। आपको डर लग रहा है, 10 चीजें देखेंगे, जिसको आपको बता दिया डर, तो डर लगेगा आपसे। तो आपको 50 चीजें सिखा दी गई, इनसे डर लगना चाहिए, उससे आपको डर लगेगा। अगर आपको वो नहीं सिखाया होता तो वैसी कंडीशनिंग ना होती। जंगल में जो रहते हैं उनकी कोई कंडीशनिंग नहीं होती, वो नेचर से कनेक्टेड रहते हैं। और हम अब आर्टिफिशियलिटी से कनेक्ट हो गए, इतनी ज़्यादा कंडीशनिंग हो गई, मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म, इसके सारे इम्पैक्ट, इसका सारा इफेक्ट हमारे पर आ चुका है। अब हमें लगता है कि सक्सेस, पैसा कमाना ही सक्सेस है। जंगल में जाइए आप तो बोलेंगे पैसे की बात ही नहीं होगी, बट यहाँ आप शहर में रहेंगे तो सक्सेस। तो ये जितने भी हमारी कंडीशनिंग हुई है, डेफिनेशन बनी है, वही हमारे परसेप्शन बन जाते हैं, वही हमारी सोच बन जाती है, और उसी से विचार आते हैं। अगर आपको हो गया कि पैसा 10 करोड़ होना चाहिए, तो आप 10 करोड़ के पीछे भागते रहोगे, उसी के बारे में विचार आते रहेंगे। अब ये आप किसी मिराज को चेस कर रहे हैं, मक्खी आप किसी मिराज को चेस कर रहे हो। तो अब आपको जिस दिन मालूम पड़ेगा कि मेरे दिमाग में विचार कहाँ से आ रहे हैं, वो आप जब सोचेंगे तो और आपको लगेगा ये विचार मेरे को परेशान कर रहे हैं, तो मतलब ये विचार नहीं आने चाहिए। अब नहीं आने चाहिए तो ये आपको समझ में आएगा ये विचार क्यों आ रहे थे, लोभ की वजह से आ रहे हैं, लालच की। तो फाइनली घूम के आपको लगेगा जो हमारे जो गुण है ना, हमारे गुण काम कर रहे हैं हम पे, या हमारे अवगुण काम कर रहे हैं। आपकी जो कंडीशनिंग हुई उसमें आपके गुणों को बढ़ावा दिया गया है, अवगुणों को बढ़ावा दे दिया गया है। लोभ लालच हो गया है तो आपके विचार लोभ लालच से ही प्रेरित होके आएंगे। तो ये ही प्रोग्रामिंग है। और जिस दिन हमारे को ज्ञात हो गया कि सच्चाई क्या है और हम किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, गलत धारणों पे जा रहे हैं, गलत अवगुणों के कंट्रोल में है, तो हमारी इंद्रियां भी उस अवगुणों के वजह से ही उसी तरह की ब्रेन में आउटपुट दे रही है। वो जो विचार बना रही है, पॉजिटिव विचार माने जाएगा, नेगेटिव विचार बनाए जाएंगे, तो फिर हमारे को वो चिंता का विषय बन जाएगा। और वो जो चिंता है फिर वो बॉडी पे एक्ट करती है, क्योंकि जो आउटपुट आया विचार का वो भी एनर्जी है, वो बॉडी पे एक्ट करेगी, हमारे ऑर्गन पे एक्ट करेगी। लाइफस्टाइल है, अगर हम टाइम पे नहीं सो रहे, हम बॉडी को टाइम नहीं दे रहे एक्ट करने का, हील करने का टाइम नहीं दे रहे, तो ये मतलब बहुत विषय बहुत। सोने पर क्या आपने देखा कि सोने का कैसे समय होना चाहिए? अभी जैसे अभी नए जनरेशन में लोग रात्रि में बहुत लेट नाइट तक जगते रहते हैं, तो बहुत ही खराब है, फिर लेट जग सवेरे जगे। बहुत ही खराब है। मतलब इतना मेरे को डीप में मालूम नहीं है, स्वामी जी फिर बता पाएंगे। मेरे ख्याल से अगर आप 10 से 4 सोएं वो सबसे अच्छा समय है जो एक बॉडी का बनाया है। अगर हम प्रकृति को चेंज करना चाह रहे हैं, प्रकृति ने हमें किस तरह का जीव बनाया है, आप जानवरों को देखें, जानवरों का सोने का टाइम क्या है, वो फटते ही वो शुरू हो जाता है उनका, वो प्रकृति के साथ चलते हैं। हमने प्रकृति से अलग कर दिया अपने को, प्रकृति से अलग ही मत करो, क्योंकि प्रकृति ने ही हमें दिया है, यहाँ पर प्रकृति ने सब कुछ हमें बना के दिया है, बट हमने उसको सबको बिगाड़ दिया। लेकिन स्वामी जी, हाँ, सोने के लिए देखिए ऐसा है, आपने जो सही टाइम बताया वही टाइम है। रात्रि और दिन 4-4 प्रहर के, जैसा कि मैंने आपसे पहले निवेदन किया था कि ये वात पित्त कफ बदलते रहते हैं, एक प्रहर में इनका बदलाव होता है। तो रात्रि का जो अंतिम प्रहर है वह है 4 से 7, इसलिए इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो जो लोग इसमें नहीं जगते, नहीं उठते, तो मल त्याग भी वो समय से नहीं करते। और शाम को जो आपने खाया पिया है वो सब कचरा आके बड़ी आंत में रेक्टम के पास इकट्ठा हो जाता है, उसे बाहर करना ही जरूरी है। और अगर इसमें आप विलंब करते हैं तो चूंकि वायु का पहराए वात बढ़ेगी शरीर में, और वात आपको मालूम है जलीय अंश का शोषण करती है। तो वहाँ जो मल में जो विषाक्त रस है उसका शोषण करेगी। गंदी गंदी गैसें जो एक्सक्रीट हो जानी चाहिए थी वो फिर रिस करके आपकी ब्लड में पहुंचेगी। तो विषाक्त रस का खून में पहुंचना
यानी खून को भी वो विषाक्त बना दे। बना देगा और उससे होने वाले रोग जरूर होंगे। जो लोग सुबह जग कर के इस मल का त्याग कर देते हैं उन्हें इन समस्याओं से नहीं मतलब पाला पड़ता। और जो लोग इसीलिए उनका बुद्धि कमजोर हो जाती है, मेमोरी खराब हो जाती है और सही और गलत का निर्णय करने में वो सक्षम नहीं रहते हैं, विवेक उनका प्रभावित होता है। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं वो विशेष होते हैं और उसका महत्व तो आप लोग जानते हैं। इसलिए आप सोएं कभी भी, नो मैटर, लेकिन मेरे आयुर्वेद के हिसाब से आपको 5 बजे तक मल त्याग कर देना चाहिए। मल त्याग जब करेंगे आप, जब 4 बजे जाएंगे, भ्रमण करें, कुछ पानी पिए, कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें और अगर स्वस्थ शरीर है तो स्वाभाविक रूप से वो अपने आप होता रहेगा। और स्वाभाविक है तो धीरे आता कुछ थोड़ा सा वो करने के बाद वो ठीक हो। सोने का समय वही 7 बजे के बाद। बताया ना, जब कफ आए, नींद हमेशा कफ में आती है, नींद कब में? हाँ, पित्त में नहीं आएगी। और थकान हो जाए या कोई और कारण हो जाए तो पित्त में भी आ जाती है, वायु पित्त में भी आ जाती है, लेकिन वो बहुत टेम्परेरी होती है। कफ के समय में आई हुई निद्रा जो है ज्यादा खा ले तो भी नींद आ जाती है, ज्यादा खा ले तो उससे थकान कफ बनेगा ना, कफ बनेगा उससे। कि आप बॉडी को जितना उसको करना उससे ज्यादा आप काम करवा रहे हो, तो अब वो उसको वो काम करना है तो आप दूसरा काम नहीं कर सकते। मशीन तो वही है, किधर इस्तेमाल करें आप उसको। हमने एक प्रवक्ता के रूप में यहाँ पर कॉलेज में नियुक्ति हुआ, मेरा भ्रमण हो गया 2000 नहीं, ब्राह्मण जो है मैं 95 तक था, तब पढ़ाई लिखाई करता था, बच्चों को PhD करता था। 95 के बाद प्रिंसिपल बनने के बाद पढ़ाई लिखाई तो छूट गई,